ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं ऑपरेटर। अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, तो आपके अकॉर्डिंगली क्या हो सकता है? हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म ऑपरेटर? एनीवन हैविंग एनी आइडिया? प्लीज चैट बॉक्स में जरूर आप टाइप करें कि क्या जानते हैं ऑपरेटर का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब सिंपली आप समझे क्या कि एक सिंबल से है ना। कुछ आप सिंबल्स आप लिखते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लेस देन साइन ग्रेटर देन साइन, ये सभी जो सिंबल्स होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑपरेटर कहते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेटर को हम क्या कहेंगे कि ये एक सिंबल है which is uh, which is used to perform mathematical calculation, राइट। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए ये सभी सिंबल्स का हम यूज करते हैं और इसी को हम लोग क्या कहेंगे? ऑपरेटर कहेंगे। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स की अगर हम बात करें तो क्या सब चीजें हो सकता है इसमें? फर्स्ट टाइप की अगर हम बात करें, जिसको हम कहते हैं क्या? अर्थमेटिक अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर में क्या सब चीजें आता है, ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया नहीं था कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, बट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि प्लस कैसे होता है ना, माइनस क्या होता है। आप ये सब चीजें अच्छी तरीके से समझते होंगे और हमने यूज भी किया है सब चीजों का, ठीक है। और क्या होगा? आप डिवीजन कर सकते हैं, और क्या हो सकता है? आप मॉड निकाल सकते हैं, है ना। तो इस परसेंटेज साइन जो है, आप मतलब बहुत सारे लोगों को लगता होगा ये परसेंटेज, इसको हम मॉडुलस कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि ये आपको रिमाइंडर वैल्यू आपको देता है। बस इतना आपको समझना है कि इट विल गिव रिमाइंडर वैल्यू, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसको आपको समझने की जरूरत है। तो क्या होता है रिमाइंडर वैल्यू, पता है क्या? रिमाइंडर वैल्यू क्या होता है? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन तो सब लोग अच्छी तरीके से समझते होंगे कि क्या होता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मैं फिर भी आप लोग कुछ लोग बता रहे हैं कि एक बार बताएं, तो मैं डेफिनेटली बताने की कोशिश करूंगा। जैसे देखिए, मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 16, और 16 को अगर आपने सपोज आपने कोई नंबर ले लिया 3, है ना। 3 से आप डिवाइड करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा? 3 × 5, है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 15। और इसी तरीके से जब हम लोग सीखा करते थे, तो कुछ इसी तरीके से हम लोग सीखा करते थे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो कि ये वाला जो पार्ट आप देखेंगे, ये जो 1 आया है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। यानी डिवीजन करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट जो बच जाता है, इसी को हम रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मॉड साइन यूज करते हैं। मतलब अगर मैं ऐसा लिखता हूँ क्या कि 16 को डिवाइड करता हूं मैं 3 से, तो आंसर आपको कितना दिखेगा? आंसर आपको दिखेगा 5 पॉइंट समथिंग। यस और नो, प्लीज कंफर्म करें। लेकिन अगर आप लिखते हो क्या 16 मॉड, यहाँ पे अगर आप लिखते हो 16 मॉड 3, तो आंसर आपको कितना मिलेगा? आपको आंसर उस वक्त मिलेगा 1। ये वाला पार्ट आपको मिलेगा। तो इस चीज को आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई डाउट नहीं? डिवीजन और मॉड में क्या डिफरेंस है, क्लियर है? ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर के अंदर में यही सब चीजें आ जाता है, और इसका आप आराम से यूज कर सकते हो। सिंपल सी चीजें हैं। अब हम बात करते हैं क्या कि जो सेकंड टाइप होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें, जिसको कि हम कहते हैं क्या? रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? रिलेशनल नाम से ही समझ में आपको आएगा कि आप जब भी रिलेशन मतलब क्या, कंपैरिजन जब करना होगा, तो उसके लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। और इसके अंदर में क्या सब होता है? लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, लेस देन इक्वल्स टू होता है, ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर इक्वल्स टू होता है, इक्वल्स टू होता है, और नॉट इक्वल्स टू होता है। इतने सारे सिंबल्स आप इसमें यूज आप करेंगे। और ये सभी सिंबल्स का यूज हम कब करते हैं? जब आपको कंपैरिजन करना हो। मैं सिंपली यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ कि कब यूज करेंगे? टू कंपेयर। कंपैरिजन करने के लिए आप इस सभी सिंबल का आप यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एक्स, एक्स में आपने कोई वैल्यू दे दिया है, वाई की वैल्यू आपने 20 दे दिया है, और अगर आपको कंपैरिजन करना हो कि दोनों में कौन छोटा है बड़ा है, तो आप कैसे लिखोगे इसको? आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स इज लेस देन वाई है,
कुछ ऐसा लिख सकते हैं ये सर, नो प्लीज कंफर्म करें मुझे। या और इसको हम क्या लिख सकते हैं कि y इज ग्रेटर देन x है, हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, राइट। और अगर एक और चीज हम चाहें तो लिख सकते हैं क्या कि यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x इज नॉट इक्वल्स टू y, कुछ इस तरीके से भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अलग अलग तरीका है, लेकिन यहाँ पे हर जगह पे हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन ही तो कर रहे हैं कि x की वैल्यू लेस देन y है, y की वैल्यू ग्रेटर है, और x की वैल्यू y की वैल्यू से मैच नहीं हो रही है। सिंपल सी चीजें हैं और इस तरीके से आप इसको आप समझ पाएंगे, ठीक है। एक एक्सपेक्ट तो ये हो चुका है। दूसरा क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि दोनों की वैल्यू सेम हो, मान लीजिए हमने x इक्वल्स टू 10 रखा और y भी 10 है, तो हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करने कहा जाए तो हम क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू y मीन्स 2 बार इक्वल साइन लिखना होगा। तो अब आपको ये भी कभी कभी इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे कि x इक्वल्स टू 10 लिखता हूं और यहाँ पे x इक्वल्स टू y लिखता हूं, तो यहाँ पे 2 बार इक्वल साइन लिखने का क्या मतलब है और यहाँ पे 1 बार लिखने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे सिंपली आपको बताना होगा कि यहाँ पे अगर आप लिखते हो 1 बार, इसका मतलब कि 10 जो है x में जाके स्टोर हो रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 बार लिखते हो तो वो देखता है कि इसका मतलब वो ये समझता है कि x के पास जो वैल्यू है वही वैल्यू y के पास भी है, यानी दोनों की वैल्यू एकदम सेम है। तो कंपैरिजन करना हो देन यू हैव टू यूज द 2 बार इक्वल साइन, और अगर आपको वैल्यू को असाइन करना हो या स्टोर करना हो तो उसके लिए हम लोग 1 बार इक्वल साइन यूज हम करते हैं। आई होप ये दोनों चीज समझ में आया होगा सभी लोगों को, प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें। यहां तक क्लियर है? तो ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है, अब इसका हम एक्चुअल में यूज कैसे करेंगे। प्लस माइनस तो आप अच्छी तरीके से समझते हो कि प्लस माइनस का हम यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं कोडिंग में। तो यहाँ पे हम लोग कोडिंग वाले पेज पे आते हैं और इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या इसका सिग्निफिकेंट होता है। देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे x रखा और y रखा, 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर, 3 वेरिएबल ले लिया, x में 10 दे दिया, y में 20 दे दिया और z इक्वल्स टू मैंने x प्लस y कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, है ना, अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस सब आप यहाँ पे कर सकते हो और उसको आप प्रिंट करते हो। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ क्या कि ये जो स्टेटमेंट है, मैंने यहाँ पे x प्लस वाई लिखा और z में स्टोर कर दिया और इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हमने सिस्टम डॉट आउट पे हमने मैसेज को प्रिंट कर दिया। क्या लिखा मैंने, z लिखा। तो z लिखने का मतलब क्या, दोनों का आउटपुट आपको जो भी आएगा 10 प्लस 20 30 और z में स्टोर हो जाएगा और आपको प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे आप इसको मैं कंपाइल करके आपको दिखा दूं। तो जब मैं कंपाइल करता हूँ, फाइल का नाम है a.java, हमने कंपाइल किया, सब कुछ ठीक है, और जब रन करेंगे तो आंसर आपको 30 दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सब कुछ आप आराम से कर सकते हो, मैं इसमें अभी नहीं जाऊंगा, आप लोग खुद से कर लेंगे ये सब चीजें। लेकिन अब मुझे ये करना है कि अगर ये स्टेटमेंट मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ और डायरेक्टली मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ x प्लस वाई, तो क्या यहाँ पे आंसर आपको 30 आएगा या नहीं आएगा? क्या लग रहा है आप लोगों को, प्लीज रेस्पॉन्ड जरूर करें कि अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे पहले जेड में स्टोर किया था और फिर मैं प्रिंट किया था, अब मैं डायरेक्टली x प्लस वाई अगर मैं लिख के अगर रखता हूँ तो आंसर मुझे आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आना चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है, x प्लस वाई दोनों को ऐड करेगा, जो भी वैल्यू होगा वो आपको यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखा देता है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा, 100% ये आउटपुट आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ पे आप में से कोई बोले नहीं भी आएगा, नहीं क्यों आएगा भाई, आराम से इसका आउटपुट आएगा ना। ठीक है, चलो इसको मैं कहीं सेव कर लेता हूँ इसको फिलहाल। चलिए, तो ये हमने फर्स्ट प्रोग्राम आपके लिए सेव कर लिया। चलिए अब देखिए, अब मुझे क्या करना है कि ये जो x और y है दोनों में कंपैरिजन करना है, जो रिलेशनल ऑपरेटर है उसका यूज करना है। तो अभी आपने देखा कि x प्लस वाई लिखा तो आंसर आपको 30 आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या कि x इज लेस देन y, अब आउटपुट क्या आना चाहिए? सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, गिने चुने लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बाकी लोग प्लीज प्लीज रिस्पॉन्ड करें अगर प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं और टाइम पास के लिए बैठे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बैठे रहें। क्या वो आंसर होगा, प्लीज रिस्पॉन्ड करें। यस, कुछ लोग बता रहे हैं 10, कुछ लोग बता रहे हैं ट्रू फॉल्स, कुछ लोग अलग अलग तरीके से आंसर दे रहे हैं। क्या हो सकता है आंसर यहाँ पे, x इज लेस देन y अगर मैं लिखता हूँ डायरेक्टली इसके अंदर में तो आंसर मुझे क्या प्रिंट करके दिखाएगा? आप इसको, बहुत ही स्ट्रेंज आंसर आ रहा है मेरे पास। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा x इज लेस देन y, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि x प्लस वाई लिखा था तो दोनों का एडिशन हो गया था। अब ये जो क्या करता है कि x इज लेस देन y, ये आपको हमेशा कुछ आउटपुट जो है ये इंटीजर में या फ्लोट में या डबल में नहीं देता है। जब भी आप इस तरीके से आप रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं तो ये हमेशा आउटपुट आपको बुलियन में देगा, और बुलियन क्या है, डेटा टाइप है जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वो हमेशा ट्रू और फॉल्स में आंसर आपको देता है। तो यहाँ पे सिंपली ये बताएगा क्या
कि x इज लेस देन y है या नहीं है, मतलब ट्रू है या फॉल्स है। x की वैल्यू कितना है 10 है, y की वैल्यू 20 है, तो क्या x इज लेस देन y यानी 10 की वैल्यू 20 से कम है, यस और नो, ट्रू है ना। तो आंसर आपको यहाँ पे हमेशा बुलियन में आएगा। तो अगर मैं इसी प्रोग्राम को सेव करता हूं और अब यहाँ पे मैं इसको कंपाइल करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, तो आप यहाँ पे आंसर ट्रू आप देख पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें, और यहाँ पे मीनिंगफुल आंसर आपको क्लियर समझ में आया होगा। मैं इस तरीके से कर भी देता हूँ, यहाँ पे ट्रू लिख देता हूँ, तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ पे क्या हो रहा है। चलिए ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। तो आपको ये चीज सिंपल से समझ में आ गया होगा कि जब भी रिलेशनल ऑपरेटर यूज करेंगे आप, उस वक्त आपको हमेशा ट्रू और फॉल्स में ही आंसर आपको दिखाएगा। चलिए अभी आप देखो, आप जैसे मैं ऐसे लिखता हूं कि x इज ग्रेटर देन y, आंसर क्या आना चाहिए। अभी तो सभी लोग अच्छी तरीके से आंसर आप बता सकते हैं, क्या हो सकता है। राइट, बिल्कुल सही है यहाँ पे, कि आप यहाँ पे जो आंसर आप लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पे वैल्यू चेक करेगा कि 10 20, मतलब कंडीशन यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, आप देख पाएंगे यहाँ पे फॉल्स आ रहा है और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं दिखेगा। तो इस चीज को आप अच्छी तरीके से आप समझ चुके हैं, ये चीज समझ में आ चुका है। तो यहाँ पे आप कुछ और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आप, अगर इसका क्या सिग्निफिकेंट होगा इस चीज को समझने के लिए, हमारे पास एक कंसेप्ट होता है, और वो कंसेप्ट क्या है। आई होप कि मेरी वॉइस सभी लोगों को क्लियर है क्या, थोड़ा सा मुझे बताएं, क्लियर है ना। चलिए ठीक है, अभी क्लियर है सभी लोगों को, तो ओके ठीक है। देखिए अभी मुझे एक कंसेप्ट अभी बहुत ही आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी हमारे पास एक कंसेप्ट है जिसको कहते हैं क्या, फ्लो कंट्रोल। ठीक है, फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या होता है। अभी आपको किसी की मेरी वॉइस नहीं आ रही है तो प्लीज अपना नेटवर्क चेकआउट कीजिए, क्योंकि बाकी सभी लोगों को आवाज जा रही है। देखिए एक आता है कंसेप्ट यहाँ पे फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या है, इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन है कि फ्लो के कंट्रोल को, फ्लो कंट्रोल मतलब क्या, फ्लो मतलब किसका, यानी कंपाइलर का जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कुछ चीजों को बताया गया है। क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ पे हमारे पास फ्लो कंट्रोल में टोटल 3 अलग अलग टाइप्स हैं, और तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट जो टाइप होता है जिसको हम कहते हैं क्या, सिलेक्शन स्टेटमेंट। क्या कहते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट। दूसरा जो टाइप होता है जिसको हम कहते हैं क्या, इटरेटिव स्टेटमेंट। और तीसरा जो टाइप होता है जिसको हम कहते हैं क्या, ट्रांसफर स्टेटमेंट। कुछ इस तरीके से ये तीनों चीज है। सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर क्या होगा, इटरेटिव स्टेटमेंट के अंदर क्या होगा, इसके बारे में हम बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या टाइप्स है, पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर सभी के बारे में काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर में हमारे पास टोटल 4 अलग अलग टाइप आपको मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे, सबसे पहले मिलेगा इफ स्टेटमेंट। सेकंड जो टाइप आपको मिलता है वो मिलता है क्या, इफ एल्स स्टेटमेंट। थर्ड जो टाइप आपको मिलता है, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। और एक और आपको यहां पे मिलता है जिसको हम कहते हैं स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, आप लोगों ने इसके बारे में पहले सुना होगा, लेकिन इतना डिटेल जो मैं आपको बता रहा हूं, आप, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि इतना डिटेल आपने नहीं देखा होगा जितना भी हम आपको बताने वाले हैं। ये हो गया, मैं सभी के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले मैं इसके हायरार्की को मैं लिख दूं कि किसके अंदर क्या होता है। इटरेटिव स्टेटमेंट के अंदर में क्या होगा, इसके अंदर में भी टोटल 4 अलग अलग टाइप्स आपको मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे उसको आप समझिए यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं क्या, अच्छा मेरी वॉइस प्रॉपर तरीके से सभी लोगों को आ रही है क्या, आ रही है, ऑल क्लियर है। यस बिल्कुल सभी लोगों को आवाज आ रही है, जिनको नहीं आ रही प्लीज अपना नेटवर्क चेकआउट कीजिए। ठीक है, एक सेकेंड।
एक सेकेंड का थोड़ा सा टाइम दे मुझे। आई होप कि अभी मेरी वॉइस प्रॉपर तरीके से आ रही होगी। प्लीज कंफर्म कर रहे हैं सभी लोग। ऑल क्लियर है अभी? यस क्लियर है, चलिए ठीक है। तो देखिए इटरेटिव स्टेटमेंट के अंदर में क्या सब चीजें आएगा उसके बारे में हम समझते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास व्हाइल लूप, फिर आता है यहाँ पे डू व्हाइल लूप, फिर आता है फॉर लूप, और इसके बाद आता है एक और जिसको हम कहते हैं क्या, इनहेंस्ड फॉर लूप, या इसको हम लोग फॉर ईच भी कहते हैं। ठीक है, फॉर ईच भी इसको हम कहते हैं। तो ये 4 टाइप्स के इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं लास्ट जो हमारे पास है कि ट्रांसफर स्टेटमेंट। उसके अंदर में भी बहुत सारी चीजें। प्लीज हैंड रेज को भी मत कीजिए, किसी कुछ भी क्वेश्चन है प्लीज चैट बॉक्स यूज कीजिए, प्लीज हैंड रेज प्लीज मत कीजिए, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए आप यहाँ पे जो ट्रांसफर स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें और क्या सब चीजें हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि इसमें भी आपके पास 1 2 3 और 4 आपको अलग अलग चीजें मिलेगा। सबसे फर्स्ट मैं बात करूं तो यहाँ पे आता है ब्रेक, फिर इसमें आता है कंटिन्यू का पार्ट। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें, आई थिंक अभी मेरी वॉइस क्लियर होगा क्योंकि मैंने जो कुछ भी इशू था मैं नेटवर्क मेरा चेंज किया है, तो अभी आई थिंक कि ये क्लियर होगा। राइट, तो प्लीज अब जिनको आवाज नहीं आ रही है प्लीज आप देख लीजिए, क्योंकि अभी मेरा हाई स्पीड में मैंने इसको चेंज किया है, तो अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ब्रेक हो गया, कंटिन्यू हो गया, उसके बाद हमने यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड यूज किया है, और रिटर्न भी इसमें यूज करेंगे। फिर इसमें आता है ट्राई कैच, बट इसके बारे में हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे पास फ्लो कंट्रोल के अंदर में आता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये सभी के बारे में। सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में आज के सेशन में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि क्या होता है इफ स्टेटमेंट, इसके बारे में हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं वापस से कोडिंग पे आता हूँ और सिलेक्शन स्टेटमेंट का क्या मतलब है और जो किस तरीके से उसका फ्लो कंट्रोल होगा उसको समझते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमने यहाँ पे कुछ भी चीजों को अगर मैं लिखना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए सिस्टम डॉट आउट के अंदर में मैंने लिखा हेलो, जस्ट मैंने लिखा हेलो, तो अगर इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, आउटपुट आएगा। सभी लोग इस चीज को बेहतर तरीके से समझते हैं कि अगर मैंने इस प्रोग्राम को हमने जैसे कंपाइल किया सब कुछ ओके होगा और आंसर आपको हेलो प्रिंट करके आपको दिखाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ क्या कि नहीं, ये पर्टिकुलर मैसेज तभी प्रिंट हो जब मैं कुछ कंडीशन डालूं कि वो पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होगा तो ही ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कंप्लीटली आप सिंपल सा समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो पर्टिकुलर जो मैसेज है, आप अभी क्या हो रहा है कि ये आपके कंट्रोल में नहीं है। एज ए प्रोग्रामर आप जैसे इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, यू विल गेट दिस पर्टिकुलर मैसेज ऑन योर आउटपुट स्क्रीन। लेकिन मैं बता रहा हूं कि नहीं, ये कंपाइलर पे मत छोड़ो, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप इसका यूज करो कि ये यूं ही प्रिंट मत करो। इसको प्रिंट करने के लिए हम कुछ चीजों को लिखेंगे और अगर वो कंडीशन ट्रू होगा तो ही इस मैसेज को प्रिंट करना, अदरवाइज इसको नहीं प्रिंट करना। क्योंकि अभी तक आपने यही देखा कि सिस्टम डॉट आउट के अंदर आप जो कुछ भी लिखते थे आउटपुट आपको मिलता था, लेकिन यहाँ पे हमें उसको कंडीशन के अंदर हमें रखना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए अभी जो मैंने आपको बताया था कि एक्स एंड वाई रखा था, एक्स की वैल्यू दे दिया और वाई की वैल्यू दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या कर रखा कि कंडीशन चेक करने के लिए हमारे पास अभी जो फर्स्ट सबसे सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर सबसे फर्स्ट पार्ट था इफ और ब्रैकेट के अंदर आप जो भी कंडीशन देना चाहते हैं मैंने लिखा कि इफ एक्स इज लेस देन वाई, और कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना है। और ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट को मैंने इसके अंदर अब रख दिया। अब ये पहले की तरह काम नहीं करेगा कि जैसे रन हुआ आउटपुट आपको दे देगा, नहीं, अब वो चेक करेगा ये प्रिंट करने से पहले कि क्या ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू मिलेगा
तो ही ये मैसेज प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये नहीं प्रिंट करेगा। और आप जानते हो कि यहाँ पे ये रिटर्न क्या करता है, इसलिए मैंने अभी आपको प्रिंट करके दिखाया था कि x इज लेस देन y, तो वहां पे ट्रू और फॉल्स प्रिंट हो रहा था, यानी बुलियन में आउटपुट आता है। और यहाँ पे अगर ट्रू रिटर्न होगा तो ही आपको ये मैसेज प्रिंट करके दिखाएगा। तो अभी अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि x 100 एंड y 20, तो क्या आपको अभी ये मैसेज प्रिंट करके दिखाएगा? यस और नो, प्लीज मुझे आंसर करें सभी लोग। क्या हो सकता है यहाँ पे? आइडल नहीं बैठे, समझ में आ रहा है तो प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर करें कि यहाँ पे क्या हो सकता है। यहाँ पे कंडीशन जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है? कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे आप इसको कंपाइल करें। जब मैंने इसको कंपाइल किया और सब कुछ ठीक है, और जब हम रन करते हैं तो आप देखेंगे ब्लैंक आउटपुट आपको दिखा रहा है, एरर नहीं आता है। ठीक है, आप में से कोई बोल रहे हैं कि अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो एरर आएगा, नहीं, एरर नहीं आता है। कंडीशन ट्रू है तो उसके अकॉर्डिंगली मैसेज प्रिंट करेगा, लेकिन कंडीशन अगर फॉल्स है तो आपने कुछ लिखा नहीं है, प्रोग्राम बंद हो जाएगा, लेकिन आपके प्रोग्राम में कुछ भी एरर नहीं आता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि इसका नाम क्यों है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल मतलब क्या कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कंप्यूटर के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर पाते हो, और उसके अंदर उसको कंट्रोल करने के लिए ये फर्स्ट स्टेप है कि इफ के थ्रू आप कंडीशन चेक कीजिए, कंडीशन ट्रू होगा तो ही आप ये काम करो, अदरवाइज आप नहीं करो। तो इसको होंगे, प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें अगर समझ में आ रहा है। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा क्या, x 10 रखा, y 20 रखा, तो कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो आपको ये मैसेज प्रिंट करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और फिर से मैं इसी प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ। अब आपको आंसर आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप एज ए प्रोग्रामर आप हर चीज को कंट्रोल कर रहे हो कि मुझे कब मैसेज प्रिंट करवाना है, कब मैसेज नहीं प्रिंट करवाना है, ये कंप्लीटली आपका कॉल होगा, ना कि कंपाइलर जैसे आप रन करते थे और मैसेज वो प्रिंट करता था। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि उसका नाम कंट्रोल स्टेटमेंट क्यों रखा गया। बात करते हैं कि चलो ये तो ठीक है, लेकिन अब क्या था कि जैसे यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रहा था, जैसे कि x 100 था और y 20 था, तो कंडीशन फॉल्स था, और फॉल्स होने का मतलब क्या, आउटपुट आपको कुछ नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो वहां पे हम समझते हैं क्या कि अगर ये कंडीशन अगर हमारे पास यहाँ पे फॉल्स अगर है तो आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा था ना। अगर आप देखोगे मैंने कंपाइल किया, सब कुछ ठीक है, आउटपुट आपको यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा है। तो आप ब्लैंक मत दिखाओ, यूजर को कुछ ना कुछ आप मैसेज दिखाओ। कंडीशन ट्रू है तो उसके अकॉर्डिंगली मैसेज दिखाओ, फॉल्स है तो उसके अकॉर्डिंगली मैसेज आप दिखाओ। तो उसके लिए इफ के नीचे हम यहाँ पे लिखते हैं एल्स, और इस बात पे ध्यान रखना है कि जैसे मैंने इफ और ब्रैकेट में यहाँ पे कंडीशन लिखा था, एल्स में हम कुछ ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं देते हैं, डायरेक्टली एल्स के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट आप लिखते हो कि आप क्या प्रिंट करना चाहते हो। मैंने लिख दिया यहाँ पे सिंपली क्या, इट्स अ फॉल्स, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे लिख देता हूँ इट्स ट्रू, है ना। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये, और ऐसा नहीं कि आप जो भी मैसेज देना चाहो आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या मैसेज आप दिखाना चाहते हो। तो कंडीशन ट्रू हुआ तो ये मैसेज आएगा, और नहीं तो ये एल्स वाले पार्ट में आके आपको ये मैसेज प्रिंट करेगा। तो आपको समझ में आएगा एज ए फाइनल आउटपुट यूजर क्या इंटरनली क्या हो रहा है। तो अगर मैं इसी प्रोग्राम को अब रन करता हूँ, जहां पे आपने देखा था कि आउटपुट आपको ब्लैंक दिखा रहा था, यहाँ पे आपको दिखाएगा इट्स फॉल्स। ठीक है, आप मैसेज कुछ भी दे सकते हो। तो ये आपको समझ में आया कि इफ सिर्फ लिखते हो तो कंडीशन अगर ट्रू है ये मैसेज प्रिंट करेगा, लेकिन अगर एल्स नहीं लिखा और कंडीशन फॉल्स हो गया तो आउटपुट स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगा, कुछ यूजर को समझ में नहीं आएगा। तो आप वहां पे एल्स डाल दें, और ये एल्स वाला पार्ट तभी एग्जीक्यूट होगा जब इफ के अंदर जो भी चीजें कंडीशन लिखा है वो फॉल्स होगा, तो ऑटोमेटिक वो एल्स के अंदर आ जाता है। क्या है ये दोनों चीज आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। क्लियर है यहाँ तक? यस और नो प्लीज मुझे कंफर्मेशन दे। तो दो पार्ट को मैंने यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश यहाँ पे किया है कि यहाँ पे जो मैंने आपको जो बताया है, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट, दोनों का मतलब ही समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन हो तो हम कैसे काम करेंगे। एक से ज्यादा कंडीशन होने का मतलब क्या है उसे समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप चाहते हो क्या कि यूजर से कुछ इनपुट लें और उसके अकॉर्डिंगली हमें कुछ कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना हो। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे एक ऐसा प्रोग्राम करना है कि मुझे यूजर से 2 इनपुट लेना है, और उस 2 इनपुट के साथ आप क्या करना चाहते हो, ऑप्शन आप यूजर से आप पूछना चाहते हो, लाइक ऐसा प्रोग्राम होगा। पहले मैं आउटपुट को आपको दिखाऊं कि ऐसा आना चाहिए। एंटर फर्स्ट वैल्यू, यूजर ने कोई भी एक नंबर दे दिया, फिर मैसेज आएगा एंटर सेकेंड वैल्यू, यूजर ने कुछ और वैल्यू दे दिया, फिर आएगा एंटर योर चॉइस कि आप इस 2 नंबर के साथ क्या करना चाहते हैं, एडिशन करना चाहते हैं या आप
सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, या आप मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, या आप डिवीजन करना चाहते हैं। ये ऑप्शंस आपने दे दिया। अब यूजर सोचेगा अच्छा चलो ठीक है, मैंने 2 नंबर दिया, मैं मुझे करना है, क्या करना है, एडिशन। तो एडिशन करने के लिए उसे क्या प्रेस करना होगा, 1। वो जैसे 1 चॉइस प्रेस करेगा, ऑटोमेटिक वहां पे मैसेज आ जाएगा क्या, कि सम एज जो भी था नंबर आपने दिया था 50 + 40 दैट इज 90 आपको प्रिंट कर देगा। अगर यूजर चॉइस दे रहा है 2 तो वहां पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 3 दिया तो मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 दिया तो डिवीजन होगा। तो इस तरह का अगर हमें प्रोग्राम एक करना होगा तो आप और बेहतर तरीके से आप इस रिलेशनल ऑपरेटर को बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हमें करना क्या होगा, इस चीज को समझिए आप। सबसे पहले आपको कितने वेरिएबल की जरूरत होगा, एक फर्स्ट नंबर को स्टोर करने के लिए, एक सेकंड नंबर को स्टोर करने के लिए, और एक आपको चॉइस के लिए। यानी हम यहाँ पे 3 वेरिएबल ले लेंगे, एक एक्स ले लेंगे, आप नाम कुछ भी दे सकते हो बट मैं यहाँ पे एक्स रखता हूँ, कुछ इस तरीके से। यानी फर्स्ट नंबर को एक्स में स्टोर करेंगे, सेकंड नंबर को वाई में स्टोर करेंगे, और चॉइस जो होगा कि ऑप्शन जो होगा 1 2 3 4 के लिए हम जेड यूज करेंगे। यानी सिर्फ 3 वेरिएबल हम लेके काम को हम आसानी से यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं वापस से कोडिंग पे आता हूँ। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आप जानते हैं इसको, आप राइट ना, इसको आप अच्छी तरीके से आप जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो स्कैनर क्लास हमने यहाँ पे रखा है, और स्कैनर के लिए हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो हमने यहाँ पे स्कैनर के लिए ऑब्जेक्ट बनाया और system.in किया, ठीक है। और हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल ले लिया x y z, मैंने नीचे लिखा हुआ था, चलो ठीक है कोई बात नहीं, उसको हटा देते हैं। अब यूजर को समझने के लिए एक मैसेज दे दो आप। मैसेज हमने क्या दे दिया यहाँ पे, एंटर फर्स्ट वैल्यू, कुछ इस तरीके से हमने एक मैसेज दे दिया है यहाँ पे। उसको स्टोर हम कर देते हैं किसमें, एक्स में, स्कैनर का ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट मेथड। और ये सब चीजें हम काफी डिटेल में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है, मैं यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये हो गया फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर को स्टोर में कर रहा हूँ किसमें, वाई में। थर्ड नंबर को हमें यहाँ पे, थर्ड में हमें क्या करना है, चॉइसेस यूजर को पूछना है। मैंने यहाँ पे लिखा क्या, एंटर योर चॉइस। अब आप देखो कि एंटर योर चॉइस के बाद मुझे लाइन को ब्रेक करना है। मैं आउटपुट स्क्रीन पे यहाँ पे आपको ये लेके आता हूँ जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि एंटर योर चॉइस के बाद ये लाइन नीचे आया है, और फिर यहाँ पे 1 में ऐड आया है, फिर लाइन ब्रेक हुआ है। तो इस तरह से लाइन को ब्रेक करने के लिए मैं कुछ बताया था, आप लोगों को याद है, कोई बताएंगे क्या हो सकता है, यस क्या हो सकता है, कोई बताओ मुझे, चैट बॉक्स यूज करते हुए प्लीज बताएंगे क्या हो सकता है। यस, आप में से कोई सही बता रहे हैं, \n यूज हम करते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंटर योर चॉइस के बाद \n यूज करेंगे, और वहां पे मुझे क्या दिखाना है, 1 में ऐड दिखाना है, फिर \n यहाँ पे 2 में सब्ट्रैक्शन, \n 3 में मल्टी, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, \n 4 में डिवीजन, कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे रख देंगे। आई होप कि इस चीज को समझ पाए होंगे सभी लोग, प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें। और इसको हम किस में स्टोर कर देंगे, जेड में स्टोर कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, एंटर योर चॉइस, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, अब यहां तक क्लियर हो गया होगा कि जो भी चॉइस यूजर देगा 1 2 3 4 वो सभी चॉइस किस में जाके स्टोर होगा, वो सभी चॉइस जेड में जाके स्टोर हो जाएगा। यानी यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ऑल क्लियर है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि चलिए यहां तक अगर समझ में आ चुका है तो आगे का पार्ट अब बहुत आसान हो जाएगा। अब मुझे ये बताना है कि अगर z की वैल्यू अगर 1 होगा तो एडिशन परफॉर्म करना चाहिए। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इफ के अंदर क्या लिखेंगे, इफ x इक्वल्स टू क्या, 1, है ना, कि x की वैल्यू, सॉरी x नहीं, z की वैल्यू, चॉइस किस में होगा, z में होगा ना, तो z की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो हम लोग यहाँ पे सिंपली मैसेज क्या दे देंगे कि सम एज कॉन्केट करते हुए इसी के अंदर डायरेक्टली x + y लिख देंगे। ये पहला कंडीशन इस तरीके से हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। चलिए अब दूसरा कंडीशन के लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए हमारे पास आता है कि एल्स इफ, है ना, और फिर ब्रैकेट, और ब्रैकेट में फिर लिखेंगे कि z की वैल्यू अगर 2 हो जाए तो हमें क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो इसी को मैं कॉपी करके मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और यहाँ पे मैसेज क्या दे दिया, सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे रखा माइनस। अब बीच में जितना भी कंडीशंस होगा अब उसमें आप एल्स इफ यूज कर लेंगे, ठीक है। फिर से हमें क्या यूज करना है, एल्स इफ z इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपके लिए कुछ, यहाँ पे मैसेज हम दे देंगे क्या, कि मल्टीप्लीकेशन इज, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो गया। एक और हमें करना है डिवीजन,
फिर से हम क्या लिखेंगे, एल्स इफ z इक्वल्स टू 4, यानी अगर चॉइस 4 हो जाए तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म करके दो। डिवीजन को मैंने यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे हमने ऐसे रख दिया, क्लियर होगा, ठीक है। तो हमारे पास 1 2 3 4 तो हो गया, लेकिन हो सकता है यूजर गलती से 1 2 3 4 के अलावा अगर कुछ और देता है तो वो ऑटोमेटिक कहाँ चला जाएगा, एल्स वाले पार्ट में, और यहाँ पे हम मैसेज क्या दे देंगे, क्या, इनवैलिड चॉइस, ट्राई लेटर, कुछ इस तरीके से हम मैसेज देंगे। अब ये काम कैसे करेगा, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होगा, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। यहां तक आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे, मैं इसको पहले कंपाइल भी आपके लिए करता हूं और फिर आप बेहतर तरीके से समझेंगे। देखिए इस प्रोग्राम को जब हमने कंपाइल किया, यहाँ पे सब कुछ आपको बेहतर तरीके से दिखा रहा है, रन करते हैं। देखो आप, एंटर फर्स्ट वैल्यू, मतलब कंट्रोल अभी आ गया, यहाँ पे एंटर फर्स्ट वैल्यू, आपसे वैल्यू मांग रहा है, तो आपने यहाँ पे जो भी वैल्यू देना था आपने दे दिया, कुछ भी 41 दे दिया। जैसे हम एंटर करेंगे, एंटर सेकंड वैल्यू, हमने कुछ और दे दिया, एंटर किया, एंटर चॉइस, और ये आ गया। अब कंट्रोल कहाँ पे आ चुका है, मतलब यहाँ पे आ चुका है, और वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि क्या करना चाहते हो तुम। तो आपको करना है क्या, आप चाहते हो हमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें ऑप्शंस क्या चूज करना है, 3। तो जैसे मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, 3 लिखने के बाद हम एंटर करेंगे, उससे पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, 3 अगर मैं लिखता हूं तो ये 3 कहाँ पे स्टोर्ड है, इस जेड में स्टोर्ड है। अब वो यहाँ पे आके चेक करेगा कि क्या जेड की वैल्यू 3 है, दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे इसको फॉल्स रिटर्न किया। फॉल्स रिटर्न करने का मतलब इसके अंदर नहीं जाएगा और ये मैसेज जो है इसको नहीं प्रिंट करेगा। इसके बाद डायरेक्टली वो जंप करेगा लाइन नंबर 18 पे, यहाँ पे दूसरा कंडीशन को चेक करने आएगा, देखेगा क्या जेड की वैल्यू 3 है, बोलेगा नहीं यहाँ पे तो 2 है, तो फिर से इसके अंदर नहीं जाएगा और जंप करके आएगा यहाँ पे। यहाँ पे जैसे आया वो देखेगा हाँ ये कंडीशन इसका ट्रू मिल रहा है, जैसे ट्रू मिलेगा इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जाएगा और इस मैसेज को प्रिंट कर देगा और प्रोग्राम वहीं पे बंद हो जाएगा। मतलब फिर वो नीचे नहीं आएगा चेक करने के लिए क्या और आगे क्या कंडीशंस है उसको वो चेक करने नहीं जाएगा। और जैसे मैंने यहाँ पे 3 दिया है और जैसे मैं एंटर करता हूँ आप देख पाएंगे मल्टीप्लीकेशन एज जो भी आपका था मल्टीप्लीकेशन 41 into 63 वो आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता है। आई होप कि इस चीज को समझ पाए होंगे सभी लोग, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म करें। लेकिन मैं फिर से इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं और फिर मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कोई भी एक नंबर दे दिया, ठीक है, 1 2 3 4 चॉइस था, यूजर ने गलती से 9 दे दिया, ठीक है, तो ये कैसे काम करेगा, तो ये 9 कहां पे जाके स्टोर हुआ है, 9 जो स्टोर हुआ है ये जेड में जाके स्टोर हुआ है और चेक करेगा जेड की वैल्यू 9 है, बोलेगा बिल्कुल नहीं, यहाँ पे 2 है, नहीं हमें 9 सर्च करना है तो 9 तो इसको मिला ही नहीं, तो वो कहाँ आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा और एल्स में आके बोलेगा इनवैलिड चॉइस। तो मैं वापस से यहाँ पे ये करता हूँ 9 जैसे मैं लिखा है और एंटर में करता हूँ, आप देख पाएंगे इनवैलिड चॉइस ट्राई लेटर आपको मैसेज इस तरीके से दिखाता है। राइट, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट समझने में, ठीक है। तो ये चीज क्लियर। आप में से कोई पूछ रहे हैं कि स्कैनर क्लास कब बताया गया, आप अगर क्लास मिस किए हैं तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, स्कैनर क्लास के बारे में डिटेल में डिस्कस किया जा चुका है। चलिए ठीक है, तो ये चीज यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कैसे ये काम कर रहा है। जो भी चॉइस होगा जहां पे कंडीशन ट्रू होगा उसके अंदर जाके मैसेज प्रिंट करेगा। अगर मान लीजिए कि कंडीशन अगर यहीं पे उसको मैच मिल गया तो क्या नीचे की कंडीशन चेक करने आएगा, यस और नो प्लीज मुझे बताएं। इस तरह का क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो सिंपली आपको बताना है कि नहीं, जैसे यहाँ पे कंडीशन ट्रू मिल गया बस ये आउटपुट दिया प्रोग्राम बंद हो गया, वो नीचे जाके चेक नहीं करने वाला है, इस चीज को आपको बताना है आंसर इसको आपके लिए। चलिए ठीक है, अब देखिए, चलिए ये एक पार्ट चीज समझ में आ गया, तो ये हो गया तीसरा पार्ट। पहले था इफ, फिर था इफ एल्स और फिर इफ एल्स इफ। अब देखिए आप में से कोई पूछ रहे हैं कि हम कितनी बार हम एल्स इफ यूज कर सकते हैं, जितना आपकी जरूरत है। मान लो कि आपके पास 10 चॉइस है तो स्टार्टिंग में इफ लिखो, लास्ट में एल्स लिखो, बीच में जितना जरूरत है एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, जितना आपको कंडीशन लगाना है उतना कंडीशंस आप लगा सकते हो, ये आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि कितना आपको जरूरत है। क्लियर होगा यहाँ तक, प्लीज मुझे कंफर्मेशन दें। अब हम इसी सेम प्रोग्राम को एक और तरीका से मैं आपको बताता हूं और वो है स्विच, है ना, जो लास्ट वाला जो था स्विच स्टेटमेंट, उसके थ्रू भी इस चीज को किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा, उसका सिंटेक्स थोड़ा सा अलग होगा, तो देखिए कैसे होगा। ऊपर का सब पार्ट मैं सेम रखता हूं। अब देखिए आप, चॉइस किस में है, जेड में है, ये चीज आप समझ चुके हैं। यहाँ पे इनबिल्ट कीवर्ड है स्विच, ब्रैकेट लिखना है और स्विच के अंदर आपको बताना है कि जो चॉइस है जेड है उसी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेड ब्रैकेट के अंदर में। फिर आपको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कीजिए।
स्विच के अंदर जैसे हमारे पास पहले क्या था, इफ होता था, यहाँ पे इसके अंदर हमें लिखते हैं केस, इनबिल्ट है, अपनी मर्जी से आप इधर उधर नहीं लिखें, जैसा है वैसा ही लिखें, सब स्मॉल में ही लिखें। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे क्या कि केस 1 और कोलन सिंटेक्स का पार्ट है, ठीक है। और फिर इसके नीचे आप स्टेटमेंट लिख दें कि क्या करना चाहते हैं आप, मैं चाहता हूं कि ये चीजें करो आप। और इसके बाद आपको ब्रेक कीवर्ड भी आपको यूज करना पड़ेगा। इसका भी क्या मतलब है सभी को डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा सा समझे आप। देखिए ये इस तरीके से होगा, मतलब क्या कि अगर इस प्रोग्राम को रन करेंगे, यूजर ने चॉइस रखा 1, तो 1 किस में स्टोर्ड है, जेड में, वही जेड यहाँ पे भी आ गया, मतलब यहाँ पे कौन सा वैल्यू आ गया 1। अब ये सर्च करेगा वेयर इज द केस 1, केस 1 कहां पे है, जहां पे भी उसे केस 1 मिलेगा उसके अंदर जाके इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा और ब्रेक से इस केस से बाहर निकल जाएगा, यानी इस कंप्लीट इस प्रोग्राम से बाहर निकल जाएगा, कुछ इस तरीके से आप समझिए। तो सेम उसी तरीके से आपको पता होगा कि कितना केस बनाएंगे, सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, कितना केस बनाना चाहिए, कितना केस बनाना चाहिए, सभी लोग रिस्पॉन्ड करें। राइट, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें 4 जरूरत है, 4 बनाएंगे, 5 होगा तो 5 बनाएंगे। तो अभी हमारे पास जो जरूरत है सिर्फ हमारे पास कितना है, हमें सिर्फ बनाना है फिलहाल तो केस 1, केस 2, केस 3, है ना। यहाँ पे हो गया हमारे पास केस 3 और एक और केस हम बना देंगे केस 4, ठीक है। और उसमें क्या क्या चेंजेस करना है अभी आप उस चीज को भी आप समझ पा रहे होंगे। ये प्लस हो गया है, यहाँ पे माइनस कर दें, यहाँ पे हमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया और यहाँ पे हमने डिवीजन कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैसेज उसके अकॉर्डिंगली आप कर दें कि मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और यहाँ पे थर्ड वाले में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, और यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा। क्लियर तरह से समझ में आ रहा होगा, इतना चीजें तो हो चुका है। लेकिन अगर यूजर ने गलती से अगर दे दिया कुछ, जैसे लास्ट वाले में देखा था 9 दे दिया था, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। हमारे पास इफ एल्स में तो एल्स होता था, लेकिन स्विच में आता है डिफॉल्ट। क्या आता है, डिफॉल्ट। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ऊपर का कोई भी ट्रू नहीं मिला उसको, कोई भी केस अगर मैच नहीं हो रहा है तो वो कहाँ चला जाएगा, बाय डिफॉल्ट। बोलने में आता है ना कि बाय डिफॉल्ट ये हो जाए, तो बाय डिफॉल्ट में बोल रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट जो होगा वो डिफॉल्ट वाले में चला जाएगा। और यहाँ पे हम लोग मैसेज क्या दे देंगे, हम लोग यहाँ पे मैसेज दे देंगे क्या, इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस ट्राई लेटर, है ना। लेकिन यहाँ पे भी हम ब्रेक दे देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आउटपुट आपको बिल्कुल उसी तरीके से आएगा। इसको सेव करते हैं, नीचे वाला पार्ट जो भी था इसको हटा देते हैं पहले, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं पहले कि सब कुछ ठीक है। कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद आपको सब कुछ ठीक दिख रहा होगा। रन करते हैं, कुछ नंबर दे दिया। अब देखो आप, एंटर योर चॉइस। अगर मैं मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे दे दिया है 2, तो कैसे काम करेगा, 2 किस में स्टोर हुआ, इस जेड में, वही जेड यहाँ पे आया, मतलब स्विच के पास कौन सा नंबर आ चुका है 2। अब ये सर्च करेगा 2, यहाँ पे आया नहीं मिला, जंप करेगा 2 पे, 2 मिल गया, इसके अंदर जाएगा और इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा और ब्रेक से बाहर निकल के आराम करेगा वो। जैसे एंटर करते हैं, सब्ट्रैक्शन इज 11 और आपको इस तरीके से दिखा रहा है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से नंबर दिया और कोई भी अलग चॉइस देता हूँ 7, तो 7 नहीं है, तो 1 केस 1 चेक करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, कोई भी मैच नहीं हुआ, डिफॉल्ट में चला जाएगा। और डिफॉल्ट में हमने यही मैसेज आपको दिया था, इनवैलिड चॉइस ट्राई लेटर, और वही मैसेज आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता है। आई होप कि इस चीज को समझ पाए होंगे, इसे भी कर सकते हैं, इस चीज को भी आपको समझने की जरूरत है। दोनों में अगर पूछा जाए कि कौन सा ज्यादा बेहतर है, तो स्विच सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है इफ एल्स के कंपैरिजन में, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। सिंटैक्स का थोड़ा सा डिफरेंस है, बट कहानी वही सब चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए कि ऐसा अगर हमने लिखा है, एक और प्रोग्राम में इसमें आपको एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ क्या। जैसे मान लीजिए कि यूजर से हमें एक कोई भी कैरेक्टर लेना है, अल्फाबेट लेना है, ABCD लेना है, और यूजर जो भी इनपुट दे रहा है आपको चेकआउट करना है कि वो जो है पर्टिकुलर चीज वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। इस तरीके से का प्रोग्राम आप लोगों ने कॉलेजेस वगैरह में भी किया होगा, लेकिन अभी जिस तरीके से बताऊंगा आप उसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि यहाँ पे किस तरीके से उसको किया जाएगा। तो यहाँ पे हम दोनों तरीके से उस चीज को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको कैरेक्टर एक इनपुट लेना है, तो मैंने यहाँ पे कैरेक्टर एक CS नाम का वेरिएबल ले लिया। मैंने क्या रखा, एंटर एनी कैरेक्टर, या अल्फाबेट ज्यादा बढ़िया रहेगा, अल्फाबेट। और अल्फाबेट को मैंने स्टोर कर दिया किसमें, CH में हमने स्टोर कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, CS लिखेंगे, क्योंकि यूजर जो भी देगा अल्फाबेट A
बी सी डी जो कुछ भी लिखेगा वो सी एच में जाएगा, वही सी एच मैंने यहाँ पे दे दिया। अब आप जानते हो कि कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम लोग यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, केस क्या लिखना चाहिए हमें, केस 1 2 3 4 क्या लिखना चाहिए, केस हमें चेक करना है कि वॉवेल्स को चेक करना है, और वॉवेल्स हमारे पास कितने होते हैं, टोटल 5 वॉवेल्स होते हैं। तो हम कैसे यहाँ पे लिखेंगे, हमें चेक करना है कि यूजर ने जो भी अल्फाबेट दिया है वो वॉवेल से मैच अगर हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली मैसेज आपको प्रिंट करके आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐसे सिंगल कोट के अंदर हम लिखेंगे ए, क्योंकि कैरेक्टर के बारे में बता चुका हूं कि सिंगल कोट के अंदर ही कैरेक्टर को लिखा जाता है। तो केस ए में हमने क्या लिखा, केस ए लिखा, अगर यूजर ने ए दिया तो ये यहाँ पे चेक करेगा और वो मैच हो जाएगा, जैसे मैच हो जाएगा आप यहाँ पे मैसेज को प्रिंट कर सकते हो। क्या मैंने प्रिंट कर दिया, क्या कि सी एच प्लस इज अ वॉवेल, है ना, सी एच के पास जो वैल्यू होगा वो मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर देगा कि वो एक वॉवेल है। और सेम इसी तरीके से आपको ए हमने बनाया, सेम उसी तरीके से ई आई ओ यू 5 केस आपको बनाना होगा, ए ई, यहाँ पे आई हो गया, ओ और हमने यहाँ पे यू, कुछ इस तरीके से बना दिया। और ये वाला जो पार्ट है इसको हटा दें, और यहाँ पे भी आपको डिफॉल्ट रखना होगा, और डिफॉल्ट में हम यहाँ पे बता देंगे क्या कि सी एच कॉन्केट करते हुए कि इट्स नॉट अ वॉवेल, कुछ इस तरीके से मैसेज दे दिया। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूं और फिर आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। देखिए हमने इसको कंपाइल किया, एक सेकंड मैंने कुछ मिस्टेक किया। अच्छा एक चीज आप समझिए कि आप जब भी कैरेक्टर इनपुट लेते हैं तो मैंने आपको तरीका बताया था, नेक्स्ट मेथड डॉट कैर एट 0 पोजीशन। आई होप कि आप लोगों को याद होगा, इसके बारे में मैंने स्कैनर क्लास में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कंपाइल करते हैं, और कंपाइल करने के बाद सब ठीक है, रन करते हैं, एंटर एनी अल्फाबेट। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे सपोज यू। यू लिखने का मतलब ये यू कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, सी एच में स्टोर हुआ, वही सी एच यहाँ पे भी है, यानी यू यहाँ पे भी है। अब वो सर्च करेगा कि केस यू कहाँ पे है, पहले यहाँ पे आएगा, नहीं मिला, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, जहां पे उसको यू मिला उसके अंदर जाके आपको ये मैसेज को प्रिंट कर देगा। अब देखिए आप यहाँ पे मैं जैसे एंटर करता हूँ आपको दिखा रहा है यू इज अ वॉवेल। समझ में आ रहा है? प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर करें अगर समझ में आ रहा है तो। सेम उसी तरीके से मान लो कि मैंने कुछ यहाँ पे दे दिया, सपोज दे दिया मैंने टी दे दिया, मैं एंटर करता हूँ, टी इट्स नॉट अ वॉवेल, कुछ इस तरीके से आप मैसेज जैसा चाहे उसे दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से किया जा सकता है, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस चीज को समझिए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक चीज आप समझिए कि ए ई आई ओ यू इसमें से कुछ भी रहेगा तो मैसेज तो वही आने वाला है। तो बार बार हम उस चीज को क्यों लिखें, है ना, बार बार उस चीज को हम क्यों लिखें। इसके लिए आपके पास एक और ऑप्शन ये है कि आप एक साथ लिख दो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना केस ए कोलन, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आप इस ये जो पार्ट है इसको आप यहीं पे लिख दो आप, ठीक है। फिर ये वाला जो पार्ट है इसको यहाँ पे कट करके यहाँ पे लिख दो आप, ऐसे भी आप कर सकते हो, क्योंकि कॉमन आउटपुट जो होगा ये कॉमन होगा सबके लिए, ए के लिए, ई के लिए, आई के लिए, ओ के लिए, सबके लिए कॉमन होगा। तो सब कुछ मैंने एक साथ कर दिया, यानी केस ए कोलन, केस ई, केस आई, केस ओ और केस यू। अगर ये पांचों में से कोई भी सही है तो आपको मैसेज क्या दिखा देगा, इट इज अ वॉवेल, यहाँ पे ब्रेक। अब ये सब चीजों का आपका कोड आसान हो गया, बस आप समझ सकते हो आप। और अगर ए ई आई ओ यू में से कोई ट्रू नहीं है, उसके अलावा कुछ है, तो वो डिफॉल्ट में चला जाएगा और यहाँ पे बता देगा क्या, सी एच जो भी वैल्यू आप देते हैं वो नॉट अवेलेबल, कुछ इस तरीके से मैसेज दे देगा। हम इसको कंपाइल करके देखते हैं कि किस तरीके से आउटपुट आएगा। यहाँ पे हमने यहाँ पे कंपाइल किया, सब ठीक है, रन करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया यू, आप देख सकते हो यू इज अ वॉवेल। अब मैं दूसरा इनपुट देख के आपको दिखाऊंगा, पी दे दिया, देखो पी इज नॉट ए वॉवेल। फिर से एक बार और रन करता हूं, मैंने यहाँ पे दे दिया ई, आप देख सकते हो ई इज ए वॉवेल, यानी सभी के लिए प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। जो काम पहले काफी आपको टफ लग रहा होगा, अलग अलग केसेस हमने बनाए थे, लेकिन सभी का आउटपुट अगर सेम हो तो आप इस तरीके से इस चीज को आप कर सकते हैं। आई होप कि इस चीज को समझ पा रहे होंगे आप, आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगा। अब जो एग्जांपल्स मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जो बताया था, कि अब मैं थोड़ा सा ब्रेक के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं करना चाहूंगा, कि जो हमारे पास पहले का जो प्रोग्राम था उस प्रोग्राम पे मैं फिर से आना चाहूंगा, कि जो हम लोग नंबर वाला जो था प्लस माइनस जो कर रहे थे, उस वाले प्रोग्राम पे अगर हम आते हैं तो उसके थ्रू मैं इस ब्रेक वाले कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप बेहतर तरीके से आप इस चीज को आप समझ पाएंगे। अब आई थिंक क्लियर है, नहीं थोड़ा सा और मुझे करना होगा। अब आई थिंक सही है, ठीक है, एक बार और होगा।
एंटर फर्स्ट वैल्यू XYZ। ठीक है, देखिए यहाँ पे वही पुराने वाले प्रोग्राम में पे मैं आ चुका हूँ। ठीक है, देखिए अभी आप एंटर फर्स्ट वैल्यू x में स्टोर किया, सेकंड वैल्यू को y में स्टोर किया, और यहाँ पे चॉइस को z में रख दिया। अब आप देखो कि यहाँ पे हमने इसके अकॉर्डिंगली 1 2 3 4 रखा था, और यहाँ पे हमें वो चीजें नहीं कर सकते हैं जैसे मैंने अभी वॉवेल वाला में किया था, क्योंकि यहाँ पे 1 अगर होगा तो अलग आउटपुट होगा, 2 अलग अगर केस अगर होगा तो अलग आउटपुट होना चाहिए। तो वो तभी आपको यूज करना है जब कॉमन आउटपुट हो, तो आप उस तरीके से यूज कीजिए, अदरवाइज अलग अलग केसेस बनाना ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अब मैं ब्रेक के बारे में आपको समझाना चाहता हूं कि अगर मैंने ब्रेक यहां से निकाल देता हूं, ठीक है, ब्रेक मैंने यहां से निकाल दिया तो क्या हो सकता है, प्रोग्राम में कंपाइल टाइम एरर आएगा या आउटपुट आएगा? क्या लग रहा है? सभी लोग रिस्पॉन्ड करें, कुछ ना कुछ तो जानते होंगे, कॉलेज वगैरह में सीखे होंगे कुछ, तो कुछ आइडिया है क्या, क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पे कुछ लोग, मैक्सिमम लोग बता रहे हैं कि एरर आएगा, कुछ में लोग बता रहे हैं आउटपुट आएगा, मिक्स आंसर आएगा। चलो देखो यहाँ पे क्या होगा। देखिए अब मैं इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करने के बाद सब कुछ ठीक है, यानी कोई एरर नहीं आता है। जब मैं रन कर रहा हूँ, देखो भी आप, मैंने लिखा 10 और 20, 2 नंबर दे दिया। अब यहाँ पे मुझे चॉइस देना है, मैंने यहाँ पे लिखा 1। ठीक है, जैसे मैं एंटर करता हूं तो देखो आप, सम तो दे दिया 1, लेकिन सब्ट्रैक्शन भी दे दिया, मल्टीप्लीकेशन भी दे दिया, डिवीजन भी दे दिया, इनफैक्ट उसने आपको इनवैलिड चॉइस जो मैंने डिफॉल्ट में लिखा था उसको भी उसने प्रिंट करके आपको दिखा दिया। तो ये ड्रॉबैक होता है। तो आप में से कोई पूछते थे कि ब्रेक का क्या सिग्निफिकेंट है, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेक अगर नहीं लगाया तो क्या हुआ। 1 दिया, 1 पे यहाँ पे आया, चेक किया तो यहाँ पे ब्रेक था नहीं, वो डायरेक्टली नीचे चला गया, 2 में भी चला गया, 3 में भी, 4 में भी, डिफॉल्ट में भी चला गया। तो इसलिए अगर आपको इंटरव्यू में कभी पूछा जाए कि अगर केस में ब्रेक अगर नहीं लगाए तो क्या होगा, तो आपको बताना है कि ये सब चीजें प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो अभी आपको हर चीज के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि यहाँ पे किस तरीके से होता है, और मैंने अभी आपको इधर जो भी मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे आपको किया था कि हमें सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर में इफ क्या है, इफ एल्स क्या है, और एक से ज्यादा कंडीशंस हो तो आप इफ एल्स इफ यूज कर सकते हैं, आप स्विच भी यूज कर सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स, ऐसा ऐसा एग्जांपल आपको दिया ताकि आप बेहतर तरीके से कंसेप्ट को आप समझ पाए होंगे। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है? तो आप आपके लिए कुछ असाइनमेंट्स होगा। असाइनमेंट्स क्या होगा इसको समझिए। असाइनमेंट्स ये होगा कि आपको यूजर से 3 नंबर लेना है। एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, यूजर ने कुछ भी एक नंबर दे दिया। फिर मैसेज आएगा एंटर सेकंड नंबर, यूजर ने कुछ और मैसेज दे दिया। तीसरा आएगा कि एंटर थर्ड नंबर, है ना, उसमें भी यूजर ने कुछ नंबर दे दिया। अब आपको बताना है कि यूजर ने तीनों नंबर जो दिया उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। जैसे यहाँ पे कितना है, 789 इज द लार्जेस्ट नंबर। ये प्रोग्राम आपको मुझे करके आपको दिखाना है, इस तरह का आउटपुट कैसे आएगा। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है, इसको जरूर आप लोग करेंगे और मेल पे जरूर आप सेंड करेंगे। आई होप कि ये चीज समझ में आया होगा। सभी लोग प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें, यस और नो।